चलो यार, 26 जून हो गया आज। आज का पहला टॉपिक देखो, सागरमाला प्रोग्राम। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, 2025 में इसको 10 साल पूरा हो गया है। और अभी इंडिया का फोकस भी है मैरीटाइम डेवलपमेंट को लेकर, और इसी सागरमाला प्रोग्राम का सेकंड वर्जन भी शुरू कर दिया गया है। तो 10 साल भी पूरा हुआ है, और 10 साल पूरा होने के बाद सागरमाला 2.0 भी लॉन्च किया गया है। ठीक। और ये पूरा 2030 का मैरीटाइम इंडिया विजन, और जो हमारा हमारा अमृतकाल विकसित भारत 2047 का गोल है, उससे लिंक्ड है। ठीक है। तो इसके आने की मेंस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे 2025 में कैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का उसने सक्सेस पूछा था, सागरमाला का तुमसे सक्सेस पूछ सकता है कि 10 साल इसका पूरा हुआ है। तो लॉन्च इन 2015। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑब्वियस सी बात है, सागरमाला तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंडर ही आएगा। अब इस सागरमाला प्रोग्राम का एम क्या क्या था, मकसद क्या क्या है? तो इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना है, डेवलप करना है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है। मतलब पोर्ट का भी अच्छे से डेवलपमेंट करना है, जो पुराने पोर्ट्स हैं उसको रेनोवेट करना है, जहां पोर्ट्स की कमी है नए पोर्ट्स बनाने हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमको कम करना है। जो भी गुड्स का ट्रेड होता है ना, उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमको कम करना है। टर्न अराउंड टाइम हमको कम करना है। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी, जैसे ये पोर्ट है ना, तो यहाँ पे इस पोर्ट पे एक शिप आई। अब शिप यहाँ पे आके डॉक हो गई। अब ये शिप पूरा खाली होगी, अपना सारा गुड्स यहाँ उतारेगी, तब तो रेडी होगी वापस जाने के लिए। तो एक बार शिप आकर अगर डॉक हो गई, तो वापस दोबारा निकलने के लिए इस पोर्ट से ये कितने देर में तैयार हो जाएगी, इसी को कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। जैसे कि एक ट्रेन चलेगा बिहार से एमपी तक का, एमपी उसका लास्ट लोकेशन है, यार्ड हो जाता है। उसके बाद ट्रेन यार्ड से चला जाता है 12 घंटा 13 घंटा के लिए सफाई पे, फिर अगले दिन शाम को वो वहीं से वापस रिटर्न शुरू होता है। तो टर्न अराउंड टाइम उसी को बोलते हैं कि एक बार एक शिप आया, 10 किलो चावल 10 किलो गेहूं लेकर यहाँ पे पार्क हो गया इस पोर्ट पे। अब इसने जो जो लाया था सब कुछ यहाँ अनलोडिंग हो रही है। अब अनलोडिंग होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी चेंज होगा, इसमें पेट्रोल वेट्रोल डाला जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, और इसको वापस दोबारा से भेजने के लिए कितनी देर में तैयार कर दिया जाएगा, इसी को कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक। ये शिप्स के लिए यूज होता है पोर्ट पे। तो टर्न अराउंड टाइम भी हमको कम करना था, ये भी हमारा गोल था कि शिप्स आए जल्दी से हम उसको खाली करके जल्दी से रवाना कर दे, तब तो ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे, तब तो ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो टर्न अराउंड टाइम हमको कम करना था। और एक और दिक्कत था, इंडिया का जब टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा था ना, तो जल्दी कोई कार्गो शिप लाता नहीं था कि अरे इंडिया में तो 4 दिन रुकना पड़ेगा, तब सामान खाली होगा, तब वो लोग छोड़ता है। कौन जाएगा 4 दिन इंडिया के पोर्ट पे पार्क होने ऐसे। तो अब तुम टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा अच्छा से रिलेट कर पा गए हो गए, तो इसलिए वो अवॉइड करते थे। तो गवर्नमेंट का ये भी है कि टर्न अराउंड टाइम को हमको कम करना है। साथ ही साथ हमको इनलैंड वाटर का भी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनलैंड वाटर का भी डेवलपमेंट करना है। अब इनलैंड वाटर क्या होता है? देखो यार, ये जैसे कि ये इंडिया है हमारा, तो ये हमारा मैरीटाइम बाउंड्री, मैरीटाइम ट्रेड है, लेकिन इस इंडिया के अंदर भी तो बहुत सारी नदियां बह रही है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, जो अलग अलग आके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ही मिल रही है। तो सिर्फ इस वाले मैरीटाइम सेक्टर को मत डेवलप करो, ये नदियां का जो चैनल इंडिया के अंदर इनलैंड बाउंड्री में चल रहा है उसको भी डेवलप करो, और उसको भी कनेक्ट करो कनेक्टिविटी से। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है कि हमको इनलैंड वाटर डेवलपमेंट भी करना है, इनलैंड वाटर ग्रिड बनाकर कनेक्टिविटी को और अच्छी करनी है, और जॉब क्रिएशन तो करना ही है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ये सब काम करेंगे तो जॉब ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो ये सब इसका एम था, किसका? सागरमाला प्रोग्राम का। 2015 में आया था, 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए। तो 10 साल में इसने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं? तो देखो, टर्न अराउंड टाइम अभी बताया क्या होता है। पोर्ट पे आया शिप, वापस उस पोर्ट से निकलने के लिए कितनी देर में उसको तैयार कर दिया जाएगा, साफ सफाई अनलोडिंग वगैरह करके, इसी को टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो 2014 में 96 घंटा था, 3 दिन से भी ज़्यादा। सोचो, 3 दिन से ज़्यादा का 4 दिन हो गया। ठीक। और अब 15 लिख दिए, ये 25 है, ये 10 साल बाद 25, 2025 में टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया है? 49.5 घंटा। तो अच्छी खासी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक। और क्या अचीवमेंट है? और देखो,
तो दूसरा अचीवमेंट ये है कि 2025-26 वाला जो हमारा फिनेंशियल ईयर था, इसमें इंडियन पोर्ट्स पे हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग हुई है। मतलब खूब कार्गो सामान आया है, गया है, आया है, गया है। कितना? 915 मिलियन टन्स। ठीक। हमारा टारगेट 2025 और 26 के फिनेंशियल ईयर के लिए ये था कि 904 मिलियन टन हमको अचीव करना है कार्गो हैंडलिंग। लेकिन हमने टारगेट जो तय किया था उससे ज़्यादा अचीव कर लिया। बहुत अच्छी हमने प्रोग्रेस की। 915 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग हुआ है 2025 से 26 वाले फिनेंशियल ईयर में। ठीक। ये इसकी दूसरी अचीवमेंट थी। तीसरी अचीवमेंट देखो क्या है। ग्लोबल लेवल पे जो टॉप 100 पोर्ट्स हैं, दुनिया के जो टॉप 100 पोर्ट्स हैं ना, इस टॉप 100 में 9 जो पोर्ट है वो इंडिया का है। मतलब जो दुनिया का टॉप बेस्ट 100 पोर्ट है उसमें टॉप 100 के लिस्ट में इंडिया की तरफ से 9 पोर्ट है। और इस 9 में से भी एक पोर्ट है वाइजैक पोर्ट। वाइजैक विशाखापट्टनम शहर को शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में एक शहर है वाइजैक। वो अपने पोर्ट के लिए बड़े मशहूर हैं। गाजी यहीं डूबा था ना। तो वाइजैक भी इस 9 वाले लिस्ट में शामिल है। मतलब इसको तुम ध्यान से समझो। वापस से देखो, पूरे दुनिया में लिस्ट तैयार की गई कि सबसे अच्छा बेस्ट 100 पोर्ट कौन है। तो इंडिया के तरफ से इस बेस्ट 100 पोर्ट में 9 पोर्ट आ गए। टॉप 100 में इंडिया देश की तरफ से 9 पोर्ट इंडिया के हैं। ठीक। अब इस 9 में से एक पोर्ट है वाइजैक का, विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक। जहां गाजी डूबा था। गाजी अटैक देखे थे ना, गाजी यहीं डूबा था। तो वाइजैक पोर्ट की एक और खासियत है, पूरे दुनिया में ये टॉप 20 में आता है ट्रैफिक कंटेनर के हैंडलिंग के मामले में। समझ में आया? फिर से समझो। टॉप 100 दुनिया के जो बेस्ट पोर्ट हैं उसमें इंडिया के कितने पोर्ट्स आते हैं? तो 9 पोर्ट आते हैं। ठीक है, 9। इस 9 में से एक पोर्ट है विशाखापट्टनम का पोर्ट। अब ये जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है ये ठीक है, ये अलग डाटा है। अब ये जो वाइजैक का पोर्ट है ये तो ग्लोबल लेवल पे टॉप 20 में आ रहा है ट्रैफिक कंटेनर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। गाजी यहीं डूबा था। हम बार बार लिंक करा रहे हैं ना। वाइजैक की पोर्ट अपने टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स से इसकी कहानी सुने हैं। हम तो यहाँ 2 साल रहे भी है ना, तो प्रैक्टिकलिटी से देख के आए हैं। और इतने प्रैक्टिकलिटी से देख के आए हैं जितने प्रैक्टिकलिटी से तुम कभी वाइजैक का नेवी हेडक्वार्टर घूम नहीं सकते हो। तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। हम गए हैं। मेरा 12th का सेंटर वहीं था। नौसेना बाग, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब अभी है, दिखा देंगे। इसी वाइजैक के नेवी के हेडक्वार्टर में मेरा 12th का CBSE का सेंटर पड़ा था। ठीक। तो हम बहुत करीब से इस पोर्ट को देखे हैं। अब 2 साल हम वाइजैक में रहे हैं। तो ये अचीवमेंट्स है हमारे किसके? सागरमाला प्रोग्राम की। और एक अचीवमेंट है तो पूरा इंडिया में पोर्ट डेवलपमेंट हुआ है, ओवरऑल इफिशियंसी इन्हेंस हुआ है। ये तो जनरलिस्टिक पॉइंट है। ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट थे। ठीक। कि टॉप 100 में 9 इंडियन पोर्ट्स आते हैं ग्लोबल लेवल पे। उस 9 में से एक पोर्ट है वाइजैक का पोर्ट। और वो जो एक वाइजैक का पोर्ट है वो तो टॉप 20 में आता है कंटेनर ट्रैफिक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग हुई है 25-26 में। टारगेट को सरपास कर दिया इंडिया। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टर्न अराउंड टाइम 10 साल में हमने ऑलमोस्ट अच्छा खासा कम किया है, 96 से 49.5 आवर्स। ठीक। अब तुमको हम सागरमाला प्रोग्राम बता दिए। देखो, सागरमाला प्रोग्राम बता दिए, सागरमाला प्रोग्राम के अचीवमेंट्स बता दिए कि 10 साल में इसने सक्सेस क्या क्या किया। ठीक। अब हमारा गोल है विकसित भारत बनने का। तो हम सागरमाला 2.0 लेकर आ गए। इसमें सारा चीज़ वही है जो यहाँ हम किए हैं ना। यहाँ जो जो करना है वही चीज़ इसमें भी करना है। बस ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा डिटेल्ड है, जो कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पे फोकस करेगा। और अमृतकाल, जिसको विकसित भारत 2047 का गोल कहा जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। और इसकी एक फोकस एरिया और बढ़ गया है, जो कि ये है कि अब हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी डेवलप करेंगे। अपना शिप इंडस्ट्री बनाएंगे, अपना शिप बनाएंगे। ठीक। और पूरे सागरमाला 2.0 का तुमसे एग्जाम्पल एक बेस्ट पूछेगा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अंडमान एंड निकोबार का। फिर से रिलेट करा है क्यों गवर्नमेंट इतना डेवलप कर रही है, क्यों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक, मलक्का स्ट्रेट, ब्रह्मपुत्र डैम को काउंटर करने के लिए, और यहाँ सागरमाला का एग्जाम्पल।
तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लिंक करा दिए, ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ोगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब तुमको हम सागरमाला प्रोग्राम बताए। 10 साल पूरा हो गया तो 10 साल में इसने क्या क्या अचीवमेंट्स की वो बताए। ठीक, फिर सागरमाला 2.0 भी लॉन्च कर दिए हैं क्योंकि हमको विकसित भारत बनना है, वो लॉन्च कर दिए हैं, उसमें क्या क्या है वो भी बताए। अब विकसित भारत बनने में मैरीटाइम सेक्टर को जो डेवलप करने में, इंडिया को जो अपना मैरीटाइम बाउंड्री और मैरीटाइम सेक्टर और पूरा जो हमारा इनलैंड वाटर ग्रिड है इसको डेवलप करने में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। फंडिंग गैप्स, फंडिंग की कमी होगी। इंडिया में एग्जीक्यूशन बड़ी डिलेड होता है। आज हो गया प्रपोजल पास और 10 साल तक वो प्रोजेक्ट लटका हुआ है, तो डिलेड एग्जीक्यूशन होता है। और ये डिलेड एग्जीक्यूशन का एक और कारण ये है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में ना मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि पोर्ट वाली मिनिस्ट्री भी लग गई, रेलवे वाली मिनिस्ट्री भी लग गई, सब मिलके खिचड़ी कर देती है। एक के पास से पास हुआ तो दूसरे के पास से परा है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में कन्वर्ज हो जाएंगे कि डिलेड एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं मल्टीपल एजेंसीज जो इन्वॉल्व होकर अपना दिमाग चलाने लगती है उसके कारण भी होता है, और मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इसीलिए डिलेड एग्जीक्यूशन होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं पॉइंट। ठीक है, फिर से इंडिया में स्किल की कमी है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस जल्दी नहीं मिलता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे ही कितना बवाल हुआ था। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस एक इशू है। क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है जिससे कि ब्लू इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है, ये भी एक खतरा है मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए। ठीक, और जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी फिशिंग करने वाले कोस्टल कम्युनिटीज़ वाले जो लोग रहते हैं उस रीजन में, वो डिसेंट शो करते हैं, मतलब वो अपना विरोध शो करते हैं। क्यों शो करते हैं कि सरकार उनके एरिया में आकर उनके हैबिटेट को हटाकर वहाँ पे पोर्ट का डेवलपमेंट कर रही है, हर चीज़ का डेवलपमेंट कर रही है। ठीक, तो ये चैलेंजेस हैं। अब इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन क्या है कि हमको फंडिंग बढ़ानी होगी और रेगुलेटरी ओवरसाइट। ऐसा नहीं है कि बेखौफ होके पैसा उड़ाते रहो, नहीं, रेगुलेटरी ओवरसाइट, नज़र बनाकर पैसा दो उसको कि फंडिंग बढ़ा है तो एडुक्वेट अमाउंट में खर्चा हो, कितना खर्चा हुआ, कोई करप्शन ना हो, सीधी सी बात। पोर्ट का जो डेवलपमेंट करना है, ग्रीन पोर्ट्स का हमको डेवलपमेंट करना है, क्लीन एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस करना होगा, एग्जीक्यूशन को फास्ट करना होगा ताकि ये जो डिलेड एग्जीक्यूशन हो रहा है ये ना हो। और इसका एक एग्जांपल याद है, प्रगति कराए हुए हैं ना, ये प्रगति से इस बार मेंस में सवाल आ सकता है। अभी 1-1.5-2 महीना पहले कराए थे, गवर्नेंस में भी कराए हैं प्रगति। तो प्रगति जैसे मॉडल का हम इस्तेमाल करके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्पीडिफाई कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सहारा ले सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे आ गया भैया, हर एक स्टेट्स के हैं ना कोस्टल बाउंड्रीज, इंडिया तो पैन लेवल पे है, तो सेंटर और स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने होंगे तभी कोस्टल डेवलपमेंट होगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़े होंगे पॉलिटी में, अब कभी आएगा करंट अफेयर में तो लिंक कराएंगे। पॉलिटी जब कराए थे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, 3 तरीके का फेडरलिज्म बताए थे, याद आया। दूसरा देखो यार, नेत्रा सिस्टम। ये नेत्रा सिस्टम क्या है, तो नेत्रा सिस्टम का पहले फुल फॉर्म देखो। नेत्रा सिस्टम का फुल फॉर्म देखो, नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक, मतलब सीधी सी बात, ये हवा में आने वाले टारगेट्स को डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा, उसके लिए एक तरीके का ये रडार सिस्टम है। इंडिजीनियसली हमने इसको डेवलप किया है और इंडिया 5वां कंट्री बना है पूरे दुनिया में जो ऐसी कैपेबिलिटी को डेवलप किया है, नेत्रा। ठीक, तो ये छोटा सा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से न्यूज़ था। तीसरा टॉपिक देखो, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। ये तो आने वाला था टॉपिक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 कराए थे ना, उसमें ये एंगल आया हुआ था, तो अभी तुमको हम फिर लिंक कराते हैं उसको। हाँ यार चलो, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया को हम कराए थे, मल्टीपल टॉपिक उसमें हम लिंक कराए थे, जिसमें से एक टॉपिक ये भी था, उसको चलो फिर से हम अभी करा देते हैं। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, अभी रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का डाटा ये दिखाता है कि इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, ये सब इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट आई है इंडिया के रैंकिंग वगैरह में। ठीक, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आई है, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन क्लॉज क्या है, However, it is not completely eradicated. अभी तक पूरी तरीके से ये इरेडिकेट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की क्या बताती है, फाइंडिंग्स क्या दिखाती है कि स्टंटिंग जो है वो ड्रॉप हो गया है।
6.2% कमा है। पहले 35.5% था, अब 29.3 हो गया है। ठीक, अंडरवेट जो लोग बच्चे हैं वो इसमें मार्जिनल डिक्लाइन आया है, और जो वेस्टिंग वाली कंडीशन होती है वो ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। अब तुमको ये टर्म समझ में आया, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट। अंडरवेट तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है। सीधी सी बात, याद करने का जुगाड़ है। W से वेट होता है ना, वेस्टिंग मतलब जितना आपका एज है उसके तुलना में वजन नहीं बढ़ रहा है, और संटिंग मतलब सीधी सी बात होती है जितना आपका एज है उसके तुलना में हाइट नहीं बढ़ रहा है। तुम IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनोगे ना तो कभी कभी तुमको संट कर दिया जाएगा, प्रमोशन रुक जाती है। ठीक, संट करना मतलब तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी, तो ये हाइट रुक जाता है और वेस्टिंग में वजन रुक जाता है। ठीक, चलो अब स्टेट वाइज अगर हम देखें तो गोवा बेस्ट परफॉर्म किया है। गुजरात में चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को लेकर सबसे गड़बड़ सिचुएशन दिखी है एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। ठीक, साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग डिवाइड भी इंडिया में दिख गया है एविडेंट, ऐसा हाईलाइट किया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 ने। तो ये सब कुछ बेसिक फाइंडिंग्स थी, हर एक फाइंडिंग्स को तोता की तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ देखनी है कि सुधार तो हुआ है लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक, अब कंसर्न क्यों है, ये कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न कैसे है, ट्विन प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। ट्विन प्रॉब्लम कैसे जनरेट हो रहा है, देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6 हुआ है वो ये बताता है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है अभी। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब इंडिया में जितनी फीमेल है जो कि अभी अपने रिप्रोडक्टिव एज में है, जो फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकती है, वो कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज जन्म दे रही है। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम निकालें जितनी फीमेल हैं रिप्रोडक्टिव एज में, वो टोटल फीमेल ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है, इसी को हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में अभी रेट ये 2 चल रहा है कि इंडिया की जितनी रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल है ना वो ऑन एन एवरेज 2 बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक, लेकिन आइडियल रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, ये 2.1 है। अब आइडियल रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, मतलब आज के दिन जितना बच्चा जन्म लिया उतना ही बूढ़ा लोग आज के दिन मर गया, तो पॉपुलेशन बिल्कुल बराबर चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो रिप्लेसमेंट लेवल इसी को बोलते हैं कि अगर 2.1 है ना आपका टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये रिप्लेसमेंट रेट पे है कि जितने लोग मर रहे हैं उतने नए लोग उसी दिन जन्म ले रहे हैं। तो पॉपुलेशन का बैलेंस हमेशा बना हुआ है। लेकिन अभी इंडिया की सिचुएशन क्या हुई है, इंडिया की सिचुएशन हो गई है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है, मतलब कम गया है ना, रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो गया है ना। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया में बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, बच्चे जन्म कम ले रहे हैं। तो जब बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे तो सिल्वर डिविडेंड बढ़ेगा। ठीक, बूढ़े लोगों को सिल्वर डिविडेंड कहते हैं, और सिल्वर डिविडेंड जो है ना वो सोसाइटी के लिए एसेट होंगे कि लाइबिलिटी होंगे, लाइबिलिटी होंगे। उनको केयर की ज़रूरत होगी, उनको पेंशन की ज़रूरत होगी, उनको हेल्थ देने की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है जिनको हमको लेके चलना है। अब इस पे डिबेट अलग एक आता है कि सिल्वर डिविडेंड के हम पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये कभी और बात करेंगे जब इंडिविजुअल ये टॉपिक आएगा। तो अभी सीधी सी बात हम ये बोले हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये दिखाता है कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब इंडिया में जितनी महिलाएं हैं वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है अपने रिप्रोडक्टिव एज में, तो वो 2.0 है। ठीक, अभी के हिसाब से। लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल नाम की एक चीज़ होती है। रिप्लेसमेंट लेवल सीधा सा मतलब आज जितना बच्चा जन्म लिया उतना ही बूढ़ा लोग आज के दिन इस दुनिया से चले गए, बैलेंस बराबर हमेशा बना रहेगा। लेकिन इंडिया की तो अभी 2.0 है ना, मतलब कम बच्चा पैदा हो रहा है और बूढ़ा लोग अवेलेबल यहाँ ज़्यादा रहेगा, उनकी डेथ ज़्यादा होती रहेगी। ठीक, तो उसके तुलना में हमारे पास सिल्वर डिविडेंड बढ़ेगा, बच्चों की कमी होने लगेगी, जो कि हम कहते हैं ना कि आने वाला टाइम 2045, 46, 47 के बाद एजिंग पॉपुलेशन आएगा, कि इंडिया की पॉपुलेशन बूढ़ी होने लगेगी। अभी इंडिया के पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, सिल्वर डिविडेंड आने लगेगा। तो ये तो परेशानी का एक एंगल था। अब दूसरा एंगल देखो। ठीक, दूसरा एंगल अगर हम देखें तो यंग पॉपुलेशन है।
यंग पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अगर ये यंग पॉपुलेशन, यंग बच्चा ही अंडर नरिश्ड हो जाए, अगर इसी को सही से खाना नहीं मिले तो इसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर हेल्थ अच्छी नहीं हुई तो इसको शिक्षा अच्छा नहीं मिलेगा, इसको एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो ये अलग फिर वापस से स्टेट के लिए, देश के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे थे इसको, लेकिन ये तो निकल गया डेमोग्राफिक बर्डन, निकल गया ना डेमोग्राफिक बर्डन। तो दोनों चीज, दोनों, ये भी टोटल फर्टिलिटी रेट भी जो 2.0 हो गया है और जो माल न्यूट्रिशन की समस्या आ रही है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक होके विकसित भारत 2047 पे एक सवाल खड़ा कर रहा है जो कि इसका कंसर्न है। ठीक, अब ये तो कंसर्न है, साथ में चैलेंजेस क्या क्या हैं। अगर इतना सारा कंसर्न है तो इंडिया पूरी तरीके से इरेडिकेट काहे नहीं कर देता है। इंडिया ने अच्छा इम्प्रूव किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन इसको कम्प्लीटली ख़त्म काहे नहीं कर पा रहा है। कम्प्लीटली ख़त्म करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ये चैलेंज लिखा है। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, अब देखो क्लाइमेट चेंज कहाँ से आ गया माल न्यूट्रिशन में। क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी का जो बारिश का पैटर्न है वो बदलेगा, मिट्टी बंजर होगी, डेजर्टिफिकेशन होगा, तो क्या सही से क्रॉप्स उगेंगे? नहीं उगेंगे ना। तो फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा तो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत आएगी, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत आएगी। ये एक दिक्कत है। फिर से इंडिया में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की अभी बड़ी कमी है। चलो एक कंक्लूजन और बताते हैं कि द जर्नी ऑफ India's journey towards food security is commendable, but now it's time for India to move towards nutritional security to achieve its goal of Viksit Bharat at the rate 2047। रिपीट करके सुनना, समझ में आएगा। ठीक, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक चैलेंज है। फिर से इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये एक चैलेंज है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर, कल ही परसों में हेल्थ सेक्टर पे आर्टिकल कराया है ना, तो जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं, मतलब उनमें फैसिलिटीज़ की दिक्कत है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, इंडिया में है ही। फिर से डबल इनकम, नो किड का कॉन्सेप्ट आ गया है कि भैया मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे, बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट डबल इनकम नो किड का चल रहा है कि डबल इनकम मतलब दोनों स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो डबल इनकम हो गया, और एन के मतलब नो किड, बच्चा नहीं पैदा करना है। तो जब डिंक कॉन्सेप्ट आएगा तो टीएफआर और कमेगा, नए बच्चे जन्म नहीं लेंगे और हमारे इकोनॉमी में सिल्वर डिविडेंड बढ़ते जाएगा। इसीलिए ये ट्विन प्रॉब्लम आपस में इंटरलिंक्ड है। इसका मेंस में इस्तेमाल कर लेना इस बार, जो भी मेंस लिख रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये हम क्या बोले, मेंस में इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आएगा तब ना। 26 तारीख ना है आज, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, देखना अगस्त में। चैलेंजेस बताए, वे फॉरवर्ड क्या क्या दोगे। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना होगा, जैसे सरकार कर रही है। फोर्टिफाइड राइस स्कीम कराए हैं ना, कि चावल को क्या लो, चावल को मिक्सी में पीस कर बिल्कुल पाउडर जैसा बना लो, पाउडर जैसा बना लिया, अब उसमें एडेड न्यूट्रिएंट्स डालो, जिंक, फॉलिकल्स, आयरन, ये सब डालो, और वो डालने के बाद वापस से उसको चावल के शेप में मशीन का सहारा लेकर चावल के शेप में बना दो और उसको पीडीएस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इससे जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की दिक्कत हो रही है वो अचीव होगा। तो फोर्टिफाइड राइस स्कीम एक स्कीम चल रही है सरकार की। फिर से पोषण है ना, पोषण 2.0 आया। अरे ये मिड डे मील वाला को ही पोषण कहते हैं ना, तो मिड डे मील था, फिर पोषण आया, पोषण 2.0 आया। अब तो इसमें यार अलग अलग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस भी आ रहे हैं, पोषण ट्रैकर तुमको हम कराए हुए हैं। ठीक, रीजनल डिस्पैरिटी को इंडिया को कम करना होगा। रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, देखो गोवा बेस्ट परफॉर्म किया, गुजरात में बहुत खराब हालत है। तो ये भेदभाव खत्म करना होगा, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना होगा, सब जगह इक्वलिटी वाली स्टेटस हो हर एक बच्चे की। डाइट की डाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा। इंडिया में चावल और सीरियल डाइट का डोमिनेंस है, तो हमको शिफ्ट करना होगा, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन लाना होगा। जैसे कि इंडिया मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया गया इंडिया के ही एडवोकेसी पे। ठीक, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना होगा, जिसमें फूड और वाटर इंटीग्रेटेड अप्रोच को हम लेकर चलेंगे। और इसमें एग्जांपल लिखना वो टर्की का कल जो कराए थे।
टर्की का एग्जाम्पल लिखना कि ऐसा मॉडल हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें हम इस तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे कि फूड और वाटर सिक्योरिटी दोनों इंश्योर हो जाए, जिससे कि ये जो माल न्यूट्रिशन की शिकायत है उसको हम दूर कर सके। और बच्चों में पानी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, बच्चों को साफ पानी ना मिले तो फूड और वाटर दोनों लिंक्ड हो जाएगा माल न्यूट्रिशन से। ठीक। करप्शन कम करो, पीडीएस सिस्टम में, पोषण सिस्टम में ये जो फंड्स का इधर उधर हेर फेर करना होता है, ये करप्शन कम करो। तो ये तुम्हारा पूरा वे फॉरवर्ड था। ठीक है। एक टॉपिक तुमको हम कराए कौन सा, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, एक तो प्रीलिम्स फैक्ट कराए हैं नेत्रा सिस्टम, और एक कराए हैं कौन सा टॉपिक यार, देखो कौन सा टॉपिक, सागरमाला। ठीक। एक बार सीक्वेंस समझ लो। देखो यार, हम पढ़े क्या क्या है, सबसे पहले जाने हैं सागरमाला क्या है। अब इस सागरमाला का 10 साल पूरा हुआ है, तो 10 साल में इसने क्या क्या अचीवमेंट्स किया वो देख लिए। अब तो इसका तो 10 साल पूरा हो गया, अब हमको विकसित भारत का गोल पूरा करना है, तो सागरमाला 2.0 ला दिए। 2.0 के क्या क्या बात हैं वो देख लिए। फिर 2.0 ला तो दिए हैं, लेकिन मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, वो ये चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करेंगे, वो ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये तो प्रीलिम्स फैक्ट था। अब तीसरा टॉपिक चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का डाटा क्या हाईलाइट करता है, इसकी क्या फाइंडिंग्स आई है, ये तुमको हम बताएंगे। तो रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर चिंता क्या है, तो चिंता ये है, तुमको हम बता दिए, ये है चिंता। अब इस चिंता को दूर करने में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो ये सब चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस आएंगे तो इन चैलेंजेस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये है सॉल्यूशन। पढ़ो क्वेश्चन, आज खुद पढ़ो, आज हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक। ये चाइल्ड मोर्टेलिटी और ये सागरमाला दोनों पे लिखो। चलो मिलते हैं कल।